जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक। जी हाँ दोस्तों, कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक का ऑफिशियल मॉक। जी हाँ दोस्तों, तो किसके लिए, तो आपका सेक्शन 2 के लिए। तो आपका कोस्ट गार्ड जीडी का सेक्शन 2। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको फिजिक्स 25 मार्क्स का पूछा जाता है और मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका फुल मॉक आपका ऑफिशियली आपको फुली सॉल्व आपको कराया जाएगा इस क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपने आपने डीबी और जीडी में आपका सेक्शन 1 का, जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 1 का अगर आपने ये वाला क्लास नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट है। इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, साइंस 10 मार्क्स और जीके 5 मार्क्स, साथ ही साथ रीजनिंग 10 मार्क्स, जो कि आपका डीबी सेक्शन होता है, आपका सेक्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, और जीडी में भी आपको इसका एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और यांत्रिक में भी। तो क्लास भी जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए ऑफिशियल मॉक की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट प्रश्न आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 0 से 1 आपका इंटीग्रेशन है 1 प्लस साइन x/2 इंटू में आपका dx। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग 0 से 1 यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। तो 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4, यहाँ पे हो गया जी। फिर आपका प्लस में आएगा साइन x/2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4 इंटू में आपका dx आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व करके समझा रहे हैं आसानी से आपको। और यहाँ पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x/4 और कॉस x/4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए आपका साइन x/4 प्लस में आपका कॉस x/4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो फिर आपका इस प्रकार से यहाँ पे समझते हैं। तो साइन x/4 तो रूट के अंदर है, तो यहाँ रूट का जो वैल्यू होता है यानी x का पावर 2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 2 जो है आपका कट जाएगा, 2 है कट जाएगा, तो आपका जो होगा जो अंदर इसके वैल्यू वही आपको लिख देना है। तो क्या लिख देना दोस्तों यहाँ पे, तो साइन x/4 प्लस कॉस x/4। ठीक है, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू में आपका dx हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो आपका इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट। तो साइन इंटीग्रेशन इसका करना है, तो साइन x/4 और dx के लिए, तो इसके लिए हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए, प्लस में 0 से 1 cos x/4 इंटू dx लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट इसको करते हैं। तो 0 से 1 यहाँ पे इसको इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपका आएगा जो माइनस का 4 और साइन x/4, तो साइन t के लिए cos t, तो x/4 आ गया आपका। ठीक है, x/4 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो cos x का sin x होता है, तो प्लस में होता है। तो 4 के लिए यहाँ पे 4 आ गया, और चरपट जो आपका था उससे इंटू कर दिए। तो साइन 4 साइन x/4। ठीक है, और 0 से 1। ठीक है, लिमिट सॉरी इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0। तो सबसे पहले x का वैल्यू 1 रखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा cos -4 cos 1/4 प्लस 4 साइन 1/4। ठीक है, इस प्रकार से किए। फिर आपको करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, एक बार 0 रखते हैं। तो 4 cos 0 प्लस का साइन यहाँ पे 0 आ जाएगा जी। ठीक है,
यहाँ पे होगा -4 cos 1/4 प्लस 4 साइन 1/4, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 cos 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों 4 cos 1/4 प्लस 4 साइन, सॉरी थोड़ा सा लिखने में जल्दबाजी हो रही है, 1/4 प्लस का 4। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा दोस्तों, आपका इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस इन स्क्वायर यूनिट से। पैराबोला x बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर तथा y अक्ष पर वर्ग यूनिट में परिबद्ध क्षेत्र क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका जो दिया हुआ x बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे बोल रहा है तो आपका वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा जी, 4 माइनस एक्स। तो वाई एक्स का समीकरण में आपका एक्स का जो वैल्यू हो जाता है क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे x बराबर 0 के यहाँ पे देखिए 4 माइनस एक्स जो है आपका समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, इसको आप 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर यदि 0 रखते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू जो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे +-2, ठीक है, +-2 क्यों आएगा, तो दोस्तों उसको रूट करेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है आपका प्लस में और माइनस दोनों में होता है, ठीक है। जैसे इसका आपका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो आपका -2 से 2, ठीक है, -2 से 2 होगा, और 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर कितना है 4, सॉरी वाई, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, तो समझ लीजिए यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 माइनस वाई लिख सकते हैं, एक्स इंटू डी वाई होता है ना जी, इसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिखे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पे एक बार -2 से 2 हुआ, तो अब एक बार क्या हो जाएगा आपका, एक बार में यहाँ पे 0 इंटू डी वाई होगा, ठीक है ना, एक बार में 0 इंटू डी वाई होगा, एक्स का वैल्यू एक बार 0 था, ठीक है, और एक बार एक्स का वैल्यू 4 माइनस वाई स्क्वायर था, तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे 0 पहले ही आ गया, तो इसको तो हम लोग क्या कर लेना है, सिर्फ लिखने के लिए, समझने के लिए नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू तो आपका 0 आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो सिर्फ इतना को ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस, इंटीग्रेशन करते तो y के पावर 2 + 1, और यहाँ पे बट्टे में 3, तो ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से निकल के आएगा -2 से 2, इस प्रकार से आपका निकल के आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार y के वैल्यू 2 रखेंगे, एक बार -2 वाला रखेंगे, तो 4 दूनी का 8 माइनस 2 का क्यूब होता है 8/3, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में रखेंगे आपका, एक बार माइनस रखेंगे यहाँ पे y पे, तो 4 दूनी का -8, ठीक है, और प्लस में आपका हो जाएगा प्लस, तो -2 का क्यूब यानी 8, ठीक है, और यहाँ पे माइनस पहले से, तो यहाँ पे माइनस को इंटू कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 माइनस 8/3 प्लस 8 माइनस 8/3, इस प्रकार से निकल के आएगा। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे 16 माइनस, और यहाँ पे 8 और 8/3 माइनस 8/3 8/3 माइनस 8/3, तो दोनों को ऐड करें तो -16/3 होगा, ठीक है। तो 16×3 = 48, 16×3 = 48 माइनस 16 अपन में 3, तो इसका जो आंसर निकल के आना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों आपका 32/3 वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका, इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, देखिए आपको टोटली A to Z आपको आसानी से समझा के बता दे रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बनाने में हम लोग को 8 मिनट से अधिक समय का वक्त लग गया। ठीक है, तो दोस्तों अवकल समीकरण y माइनस डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपन वाई इज इक्वल टू 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, और यहाँ पे y का इंटू 0 से हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा आपका। तो y इंटू डी एक्स बराबर में हो जाएगा आपका एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो आपका डी एक्स बटा एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाई अपन यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो डी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों का, तो आपका डी एक्स बाई एक्स का होता है फार्मूला लॉग एक्स। ठीक है, और बराबर में यहाँ हो जाएगा इसके लिए लॉग वाई। ठीक है, लॉग वाई, ठीक है ना, आपका लॉग वाई हो जाएगा बराबर में। तो log y तो आपका हो गया। तो आपका यहाँ पे किसी एक में आप प्लस का c कर दे, तो आप यहाँ पे log x में आप प्लस का c कर देते हैं। ठीक है, तो log y यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका log y का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे log c ही मान लेते हैं। ठीक है, log c का वैल्यू क्योंकि अचर पद है उससे कोई मतलब नहीं, हम रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे log c हम लोग ले लेते हैं। तो log y का वैल्यू जो हो जाएगा log c इंटू एक्स हो जाएगा ना जी, क्योंकि log a प्लस log b बराबर में क्या होता है log a इंटू बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का log कटेगा तो y बराबर जो आंसर निकल के आएगा y बराबर सी एक्स। जी हाँ दोस्तों, y बराबर सी एक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे y दोस्तों यहाँ पे y माइनस सी एक्स लिखा है ना जी। हाँ वही हो जाएगा y माइनस सी एक्स या y बराबर सी एक्स, बात तय की है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी 3 समुच्चय जिसमें ए यूनियन बी और बराबर है ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसमें कौन सा आपका होगा? तो दोस्तों ए यूनियन बी होता है। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के। ठीक है, तो आपका किस प्रकार से हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, यानी ए का भी पार्ट बी में है, बी का भी पार्ट सी में हो सकता है। इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी बताया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी आपका ए वाला पार्ट इक्वल है, ए वाला पार्ट इक्वल है। तो आपका जो हो जाएगा यानी ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, देन द वैल्यू ऑफ फॉग वन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका फॉग एक्स, जी हाँ दोस्तों, फॉग एक्स बराबर हो जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका ए मतलब यहाँ पे है ना जी, इस प्रकार से रखेंगे कि ई के पावर लॉग, ठीक है, ई के पावर लॉग ई एक्स। तो कैसे, मतलब उसको मान को सिर्फ प्रतिस्थापित कर दिए। ठीक है ना, यानी एक्स की जगह आपको लॉग ई के पावर एक्स रख दिए। ठीक है ना, एक्स की जगह लॉग ई के पावर एक्स रख दिए। तो आपका ई के पावर लॉग ई एक्स बराबर हो जाता है आपका एक्स के फॉर्मूला के हिसाब से। और यहाँ पे दिया है फॉग, तो एक्स बराबर यहाँ पे फॉग एक्स का मान आपका एक्स आ गया। तो यहाँ पे फॉग वन का मान बोल रहे हैं, तो यहाँ पे फॉग वन यानी एक्स का मान, तो एक्स के मान के जगह पर हम लोग एक रख देते हैं। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपका होगा अगर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 cos एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, इंटू कॉस वाई। आपको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए, इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस का वाई, ठीक है, इस प्रकार से दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पुट अप करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस का 2 cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों यहाँ पे आपका बता दें, यहाँ पे 2 cos यहाँ पे तो होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे माइनस में होगा आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई। फॉर्मूला को पुटअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो होगा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर वाई, इंटू कर देते हैं इसमें, ठीक है, इसमें इंटू किए, इसके बाद इसमें इंटू कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से आ रहा है आपका, और यहाँ पे फिर आपका हो गया इसको करेंगे तो प्लस का आपका 2 cos एक्स इंटू, ठीक है, 2 cos एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो सबको आप इंटू किए तो इतना आया निकल के। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका कटापिटी करके इसमें जो बचा हुआ आंसर था आपका अंत में आ जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 cos एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, इस प्रकार से निकल के आएगा। और जो अंत में दोस्तों आपका काट कुट के आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, ठीक है दोस्तों। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने बैठे तो ये बहुत ही लंबा होगा, इसलिए आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पे 1/1.2 यहाँ पॉइंट नहीं है इंटू में, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अंत वाला आपको देखना है। तो यहाँ पे अंत वाला आपका दिया कुछ इस प्रकार से, तो इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसका जो सूत्र डायरेक्टली आप ज्ञात कर सकते हैं 1 - 1/n+1, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से पेयर में आपका दिया हो कि इनका योग इतना है, तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आपका इंटू करेंगे इसमें 1 से, तो इस प्रकार होगा, यहाँ पे 1 होगा तो n+1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो n/n+1, ठीक है, n/n+1। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ऑफिशियली मॉक है, आप इसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज दोस्तों कहीं यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इस प्रश्न को देखना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यदि जेड मॉड जेड बराबर 1 है तो 2/z किस पर होगा, तो दोस्तों समझते हैं। तो आपका समीकरण होता है सम्मिश्र संख्या का, ये z बराबर x प्लस i/y। तो मॉड z आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे x² प्लस y² होता है, पता है ना। तो यहाँ पे मॉड z का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x² प्लस y² यानी √x² प्लस y² का वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे x² प्लस y² बराबर 1 लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देयर इज नो डाउट। तो यहाँ पे इसको करते हैं तो दोस्तों आपका 2/z, ठीक है, 2/z बराबर 2/x प्लस, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना जी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक दिया हुआ आपका समीकरण इसका 1 है, और यहाँ पे आपका दिया है 2/z के लिए। तो 2/z के लिए 2 बटा हम लोग z का लिख देंगे x प्लस i/y, बिकॉज z बराबर जो होता है सम्मिश्र संख्या होता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कुछ भी बड़ा नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार से करते तो 2/x प्लस y है, तो आपको यहाँ पे इंटू कर लेना है, हरों का परिमीकरण करेंगे तो x माइनस i/y, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे आपका इंटू होगा, तो x² प्लस का y² है। तो इसका यहाँ पे समझा दो दोस्तों आपका, तो आपका x² y² बराबर 1 आया है, तो 2 × x - i/y, यही आपका आंसर होगा, जो कि दोस्तों
यदि किसी बिंदु को संतुष्ट करता है ना जी, यदि किसी बिंदु को संतुष्ट करता है, ये जो समीकरण है ये किसी बिंदु को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई ऐसा लिखा नहीं है कि यह किसी बिंदु को क्या करता है, बिंदु को संतुष्ट करता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 4 पासे को रोल किया जाता है, एक पासे को 2 दर्शाने की संभावना कितनी है। तो पासों की संख्या कितनी है, 4, यानी ये इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो पासे पर अंक कितना आता है, 6 होता है, 6 होता है जी, ठीक है ना। तो उन संभव प्रयासों की संख्या जिनमें कम से कम एक पासे पर 2 हो, ठीक है, एक पासे पर कम से कम 2 होना चाहिए। तो दोस्तों इसको आसानी से ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक पासे पर 2 हो तो आपको 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 तो आ सकता है ना जी, 1 2 3 4 5 6 आपका आ सकता है, ठीक है, आ सकते। तो इसमें 2 को आप हटा लीजिए तो कितना संख्या बचा, 1 2 3 4 5 6, 6 में से घटा तो 5, तो 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ आपका पासे की संख्या कितने हैं, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पासे कितना है जी, 4 है। तो यहाँ पे 5 के पावर 4 कर देंगे तो आंसर जो निकल के आएगा आपका 5 25 25 25 125 25 125 25 625, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझेंगे। दोस्तों 1 + x का घात है m के द्विपद परिसरण में तीसरा पद -1/8x² है। तो m का परिमेय मान क्या होगा, m का परिमेय मान बोल रहा है, ठीक है। इसका द्विपद में तीसरा पद के लिए आपका MC2 लिख देंगे, आपका x² लिख लेंगे, किसके लिए, तीसरा पद के लिए, ठीक है ना, तीसरा पद के लिए याद रखना इस प्रकार से। तो इसके अनुसार आपको सॉल्व करना है, तो आप MC2x² कर सकते हैं जी, -1/x², इसके इक्वल है, इसलिए हम लोग इसके बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर दिए तो दोस्तों m फैक्टोरियल, यहाँ पे MC2 है तो m-2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो माइनस में 1/8 है, यहाँ पे x² को विलुप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो m आपका आ जाएगा m फैक्टोरियल है m × m-1, ठीक है। और आपका नीचे वाला जो पार्ट है आपका 2 हो जाएगा ना जी, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 होता है, तो 2 चौके 8 यहाँ पे कटा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा है, सॉरी यहाँ पे 2 बचा है ना जी, नहीं सॉरी यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे तो कट गया, यहाँ पे आपको ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो और ये यहाँ पे -1/4 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m × m-1, इसमें 4 से इंटू करेंगे, ठीक है, -1 4 आएगा, 4m² -4m + 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 4m² है ना जी, तो यहाँ पे हम लोग इसका 2m-1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना जी, बराबर में 0 है, तो आपका m का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ दोस्तों तो इसका आंसर होगा आपका 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। दोस्तों इस क्लास को समझा कर रहे हैं, तो दोस्तों कम से कम आपको 1 घंटे लगेंगे टोटल प्रश्न को करने में, तो क्लास में जुड़े रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है, r = 1 2 3 4 के लिए एक समांतर श्रेणी का अरवा पर TR है, ठीक है। यदि कुछ धनात्मक पूर्णांक mn के लिए Tm = 1/n, Tn = 1/m, Tmn समतुल्य है, तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपका Tm बराबर हो जाएगा आपका वो 1/n, ठीक है, और आपका Tn बराबर हो जाएगा 1/m, ठीक है, इतना क्लियर है। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो यहाँ पे आप Tm बराबर 1/n इक्वल हो जाएगा आपका वो a + an-1 × d, AP का फॉर्म है, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो दोस्तों आपका Tn बराबर क्या हो जाएगा, Tn बराबर 1/m इक्वल होगा इसको 1 + an-1, सॉरी पहला में आपका m होगा, ठीक है, × d में होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो गया समीकरण,
तो आपको समीकरण दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/n-1/m, ठीक है। अब ये दोनों को करते हैं माइनस, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ये से कैंसल आउट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ पे m-1 और माइनस का n और माइनस माइनस प्लस n और इंटू में क्या हो जाएगा d, ठीक है। इंटू में हो जाएगा d, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो m-n mn अपन में हो जाएगा m-n इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका डी का वैल्यू जो निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे m-1 से m-1 कट गया, तो डी का वैल्यू जो आएगा आपका, रुक जाइए, तो दोस्तों 1 यहाँ दोस्तों यहाँ पे 1/m(n), ठीक है। तो डी का जो वैल्यू आ रहा है आपका 1/mn, ठीक है। तो डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण आपका था कौन सा, तो 1/n, ठीक है। तो इसका 1 प्लस m-1 इंटू में आपका हो जाएगा 1/n/m, ठीक है, n इंटू m, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा आपका, तो यहाँ पे आपका 1/n आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/n बराबर a प्लस m-1 इंटू 1/nm या mn, ठीक है। तो इसको करेंगे, जब हॉल इसको करते हैं तो 1/n बराबर हो जाएगा 1 प्लस आपका 1/n माइनस 1/mn, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका tmn का जो वैल्यू आएगा दोस्तों, लास्ट में आपका 1 सॉरी, ठीक है ना, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आपका लास्ट में आपका 1/mn आ जाएगा, ठीक है ना। ये का वैल्यू भी आ जाएगा 1/mn, ठीक है ना। तो लास्ट में जो आपका tmn आपका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 1/mn प्लस का आपका mn-1 इंटू 1/mn, ठीक है ना। यहाँ पे सबका वैल्यू पुटअप करने के बाद फाइनली जो दोस्तों यहाँ पे आंसर जो आपका आने वाला है, क्या आना आएगा, क्या आएगा दोस्तों, तो 1/mn प्लस का 1 - mn, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया, तो लास्ट में जो आंसर आएगा आपका 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए इतना सॉल्व किया हम लोग, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बिंदु एक दूसरे को गुजरने वाली रेखा y बराबर 3x + 1 के समांतर सीधी रेखा का समीकरण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे y बराबर क्या दिया हुआ है, 3x + 1, ठीक है ना, ठीक है ना दिया। तो आपका इसका dy/dx निकाल लेते हैं, नहीं इसका प्रवणता निकाल लेते हैं। तो इसका dy/dx निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। dy/dx बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा का समांतर सीधी रेखा का समीकरण क्या था, तो y - y1, ठीक है, बराबर में m, ठीक है, इंटू x - x1, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। तो y - y1 आपका 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे m3 और यहाँ पे x - 1, ठीक है, x - 1। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, इसका जो आंसर डायरेक्टली आया आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। फाइनली आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं ना था, लेकिन इसमें जो है आपको ऑप्शन में इसी तरह से दिया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, परवलय y² बराबर 4ax के किसी बिंदु का पार्श्वलिक निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों इसका याद रखना है आपको, पार्श्वलिक निर्देशांक आपका a इंटू sin² और -2a sin t होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना, y बराबर 4ax के लिए, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b और c दिया हुआ है, a b और c आपका दिया हुआ है, तो ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं आपका, तो आपको सॉल्व करें तो x - 4 अपॉन में आपका 4 - 3, ठीक है, अपॉन में 4 - 3 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। तो x - 4 यहाँ पे के उसके बाद करेंगे आपका y - का 7, फिर हो जाएगा आपका 7 - का 5, ठीक है, हो जाएगा ना जी। तो उसके बाद होगा z - जी हाँ दोस्तों, z - 1, ठीक है, और अपन में होगा 1 - का 3, ठीक है, समझ गए। तो आपका हो जाएगा x - 4 अपन 4 में से 3 का 1
और बराबर वाई माइनस 7 अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है। जेड माइनस 1 और माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो आपका इसको के मान सकते हैं, तो आपका इसको के मान सकते हैं, ठीक है। टोटल को आपको के मानना है, तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा के, ठीक है, ठीक है ना। के मान के बराबर हो जाएगा। चलिए समझते हैं आपको। तो x माइनस तो क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए आपका सबके लिए आपको के मानना है, ठीक है ना। के मानना है, आपको ध्यान से देखना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए दोस्तों यहाँ पे। तो आपका के प्लस 4 हो जाएगा आपका इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 2 और 7, तो 2k प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस में, तो -2 और के के बराबर तो 2k प्लस का 1, ठीक है। इस प्रकार से आया। तो आपका ए क्यू का दिक् अनुपात क्या होता है, दिक् अनुपात का सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए। तो दिक् अनुपात के लिए के प्लस का 4, इसमें माइनस का 1 कर दीजिए, तो 2k प्लस का 7 माइनस का 0, ठीक है ना। और यहाँ पर होगा -2k प्लस 1 और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का आएगा k प्लस 3 और 2k प्लस 7 और यहाँ पे आएगा -2k और -2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपका दिक् अनुपात आपका आ गया, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। 3 आपका दिक् अनुपात आ गया। तो अब ए क्यू जो है बी क्यू पर क्या है, बी सी पर लंब है, तो आपको इंटू करना 1 इंटू के प्लस का 3 और आपका +2 इंटू 2k प्लस 7, ठीक है, -2 इंटू -2k और -2 बराबर 0। तो अंत में जो सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, तब के हो गया के प्लस के प्लस 3, ठीक है ना, प्लस 2 दूनी का 4k प्लस 2 7 14 माइनस 2 दूनी प्लस 4 होगा के होगा, और यहाँ पे 2 में 2 से तो माइनस प्लस यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इसको ऐड करेंगे, 14 4 18 18 3 21, कितना हुआ 21। तो 21 और 21 का ऐड करें तो के 1 2 1 4 5 5 4 9 के, ठीक है। तो 9 के बराबर हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, तो 9 के बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 21, तो 3 के 9 3 7 21, तो के का वैल्यू जो हो जाएगा -7/3। तो जो दोस्तों इसका जो आंसर आपका होने वाला है इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, तो आंसर जो निकल के आया दोस्तों आपका -7 नहीं दोस्तों, इसका लंब के पाद का निर्देशांक निकालना, तो आपका हो जाएगा -7/3 के लिए, तो यहाँ पे 5/3 का हो जाएगा और एक का 7/3 हो जाएगा और एक का 17/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे लिमिट इसका ज्ञात करना है दोस्तों। ये काफ़ी टॉप लेवल का थोड़ा सा आपका आ गया, एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे एनडीए से एजीटीज आपके पेपर में छाप दिया, तो ठीक है। लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है, x+6 और अपॉन में आपका इस प्रकार से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए दोस्तों। यहाँ पे x अपॉन और इंटू में आपका इसका पावर में क्या है इस प्रकार से, ठीक है। तो लिमिट क्या है इनफाइनाइट है, y टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। फाइनल दोस्तों आपको बता दें, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, e⁵ इसका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे which of the following is not negation of the statement a natural number is greater than 0, ठीक है। तो निम्न में कौन सी कथनी निषेधात्मक नहीं है, प्राकृतिक संख्या 0 से बड़ी होती है, पर यह होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या 0 से बड़ी नहीं होती, या यह गलत है कि प्राकृतिक संख्या 0 से बड़ी होती है, यह गलत है कि प्राकृतिक संख्या 0 से बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा आपका, यह गलत है कि प्राकृतिक संख्या 0 से बड़ी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, गलत है। हर एक प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक आपके जितनी भी संख्याएं हैं, वो टोटल आपका कौन सा संख्या होगा, आपका 0 से बड़ी होती है। जो कि इसमें दिया है कि 0 से बड़ी नहीं होती, तो इसके लिए गलत है, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक वितरित का माध्य मानक विचलन क्रम से 20 और 4 है, यदि प्रत्येक में 2 बढ़ जाए तब नए माध्य के मानक विचलन ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक बंटन के माध्यिका तथा मानक विचलन 20 तथा 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि जब करते हैं तो नई माध्यिका न्यू जो आपका माध्यिका आएगा, नई माध्यिका, ठीक है। तो नई माध्यिका आएगा आपका माध्य में 2 प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। माध्य में 2 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 22, ठीक है। 22 कितना आएगा 22। तब इसमें ढूंढना है कि यहाँ पे प्रत्येक में 2 वृद्धि की जाए, तो इसमें भी 2 वृद्धि की जाएगी तो आपका 6 होगा। तो 22 और 6 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि ए और बी 2 अनुवृत्त पी ए जो है 0 के इक्वल नहीं है और पी बी बाई ए बराबर 1 है, तब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पी बी बाई ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 1 दिया है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखते हैं, पी बी बाई ए के लिए हम लोग ए इंटरसेक्शन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी अपॉन ए लिख सकते हैं। सॉरी क्या बोल रहे हैं हम लोग, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए लिख सकते हैं ना, और इसका इक्वल जो होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग P बराबर ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस पर करेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे संभव है कि आपका कुछ इस प्रकार से आपका होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपको अधिकतम मान व्यवरोध करना है। तो दोस्तों जेड बराबर इतना दिया हुआ है। तो दोस्तों उद्देश्य फलन आपका इतना है और इसका इस प्रकार का कुछ समीकरण दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले व्यवरोध को करेंगे, तो x + 2y आपका बड़ा या बराबर है या छोटा है किससे 120 से, ठीक है। तो दोस्तों x प्लस आपका y किसके बराबर हो जाएगा आपका 60 के, ठीक है 60। तो x माइनस नहीं, इस प्रकार से आपका समीकरण दिया हुआ है, बराबर नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से आपका समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं, इस प्रकार से आपका समीकरण दिया हुआ है। तो दोस्तों x जो है आपका y भी है वो 0 से बड़ा या बराबर है। तो व्यवरोध का समीकरण के लिए x + 2y बराबर क्या कर देंगे 120 कर देंगे, ठीक है 120 कर देंगे। आपका फर्स्ट वाला हो गया, आपका इसके लिए फर्स्ट वाला हो गया, और एक का आपका x + y बराबर 60 दिया है, सेकेंड वाला हुआ, और पे x - 2y बराबर 0 दिया है, तो थर्ड वाला हुआ, और फोर्थ वाला दिया x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। तो फोर्थ वाला हुआ। तो इसको देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, इसका कोणीय बिंदु आपका इस पे मान को रख देंगे, तो आपका जो कोणीय बिंदु आएगा आप ज्ञात कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपका प्रत्येक को आराम से कर लीजिएगा। तो 0 60 होगा आपका 600 के लिए, ठीक है 600 के लिए, और 120 आपका 0 होगा आपका किसके लिए 600 के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ मान को उसको पुटअप करके आपको ज्ञात कर लेना है। और तीसरे के लिए हो जाएगा आपका 60 से 0 300 के लिए, ठीक है ना। और चौथे के लिए हो जाएगा 0 से 0 0 के लिए, ठीक है। तो आपका महत्तम सबसे अधिक मान आपका 600, सबसे निम्नतम मान 300, तो आपका 600 अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास जो है बड़ा हो रहा है, लेकिन फिजिक्स को जल्दी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका अधिकतम मान पूछे तो 600 और न्यूनतम मान पूछे तो 300। तो इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों आपका 600, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक क्रम 2 × 2 का एक व्युत्क्रमणीय व्यू है, तब ए मोड के अंदर ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मोड के अंदर ए इनवर्स जो होता है आपका 1 mod a के इक्विवेलेंट होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष बिंदु हो -3 0 3 0 0 के 9 वर्ग यूनिट है, तो k का मान ज्ञात होगा। तो दोस्तों आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, तो होता है आपका हाफ x1 x2 x3, कुछ इस प्रकार से होता है y1 y2 y3 आपका 1 1 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका दोस्तों x1 आपका कितना दिया था -2 दिया, -3 दिया था, और यहाँ पे y1 0, यहाँ पे 1 था, 3 0 1 था, और यहाँ पे 0 के
और 1 था, ठीक है। इसको इस प्रकार से कुछ हम लोग कर लिए, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इस यहाँ पे 9 के बराबर है ना जी, तो 2 9 18, तो इस यहाँ पे 18 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 3 0 1 3 0 1 0 के 1, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको हम लोग जिसमें 2 0 है उसी से हम लोग शुरू करें, तो उससे गुना करेंगे, ठीक है ना। जब 2 0 है तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अनुसार हम लोग ज्ञात कर देते हैं। इसके अनुसार हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो ठीक है ना। तो 18 बराबर आपका इसको यदि कवर करते हैं तो ये भी कवर होगा, तो आपका -3 और -3 गुने 1, तो इस प्रकार से होगा दोस्तों आपका। तो होगा 18 बराबर -6 के, ठीक है, -6 के। नहीं, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एक माइनस का मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपका के का वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, माइनस में आता भी है तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन गड़बड़ भी हुआ तो त्रिभुज क्षेत्रफल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। 36 18 तक के का वैल्यू जो होगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन आपका कौन सा सही होना चाहिए, आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका द फंक्शन बराबर cot x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट है। डिसकंटिन्यूअस के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस के लिए फंक्शन ऑफ x जो हो जाएगा cos x ऑफ 1 sin x, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है n पाई जो होता है sin पाई बराबर 0 होती है, ठीक है ना। n जो सदस्य है z का, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x जो हो जाएगा दोस्तों cot x हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा x बराबर n पाई है और n सदस्य z पर, तो इसके लिए असतत है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इसका जो आंसर होगा ए वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे n इंटू n नहीं होगा, n पाई होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट एंड एक्स एक्सिस, इस प्रकार से है कुछ प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करें, तो आपका y बराबर √16 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है, बराबर में 1, तो y बराबर 0, ठीक है। सेकंड हुआ आपका, तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में होगा, तो आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 0, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा ±4, ठीक है, +-4, इसका रूट निकालते हैं। अभी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एरिया इसका ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एरिया होगा आपका -4 से 4, ठीक है ना, √16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और एक में आपका 0 है, तो आप यहाँ पे आपका एक में आपका x बराबर 0 दिया है ना जी, तो 0 इंटू dx कर देंगे और आपको वहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे इसके लिए आप एक फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 16 का जो स्क्वायर है ना, 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो इसको 4 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू x/2 इसका फार्मूला के रूप में है, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2, ठीक है ना, साइन इनवर्स x बाई आपका a हो जाता है, x बाई a, तो यहाँ पे 4 होगी, ठीक है। और यहाँ पे -4 से 4, ठीक है, -4 से 4, तो 2 इंटू आपका x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे टोटल को सबसे पहले यहाँ पे 0 हो जाएगा ना जी, और उसके बाद यहाँ पे 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स x किसका वैल्यू होता है, साइन इनवर्स x किसका वैल्यू होता है, तो π/2, अब प्लस में फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -4 रखेंगे, तो यहाँ पे -4 हो या +4, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। फिर एक बार, तो यहाँ पे एक बार हो जाएगा 8 पाई बट्टा में 2 होगा, ठीक है ना, बट्टे में 2 होगा, ठीक है। और बाद में जब सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपका होगा 2 गुने π/2 प्लस 8/2, तो इसके लिए हो जाएगा 2 पाई प्लस 8 पाई, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 9 पाई। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पे पहले गुना किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक का मान तो दिया था ना जी, यहाँ पर मान दिया था, गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मान यहाँ पे गलती हो गया, क्या बताऊँ। यहाँ पर आपका यहाँ पे 8 आएगा, क्यों आएगा दोस्तों, 8 साइन इनवर्स एक्स था ना, एक का 0 का तो वो हो गया था, तो यहाँ पे करते हैं तो आपका आएगा 2 8 का 16 पाई प्लस 8 पाई, ठीक है ना। तो होगा दोस्तों 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या गलत हो रहा है कमेंट बॉक्स में करो, कुछ गलत हो रहा है इसमें दोस्तों। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इंटू में ना होना चाहिए, यहाँ पे इंटू में, फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फिर से रिपीटेशन कर देता हूँ दोस्तों, कोई नहीं, फिर से रिपीटेशन कर देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू आपका एक्स के लिए यहाँ पे 4 आएगा, तो 4/2, और यहाँ के लिए टोटल के लिए 0 हो गया। और एक बार फिर यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे रख देते हो 16/2 के लिए 4 इंटू साइन इनवर्स 4/4, 4/4 तो 1 होगा, तो साइन इनवर्स तो यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, आ रहा है क्या, यहाँ पे 8 होगा ना जी, फिर गलती कर रहे हैं हम लोग को, गलती हो रहा है, 8 गुने पाई/2, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस आएगा, आपका माइनस आएगा तो फिर एक बार 0 अगेन आएगा, तो 8 साइन इनवर्स एक्स के लिए 8 पाई/2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 गुने 8 पाई/2, और आपका यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 पाई/2, ठीक है। सो करेंगे तो आपका 8 पाई/2 होगा, तो इंटू करेंगे और कटाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 16 पाई वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। मैथ का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वक्र ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7 एवं एक्स क्यूब बराबर वाई, तो लंबीगत पर एक पर कटा गया ए का मान होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसको समझते हैं। तो आपका ए वाई बराबर प्लस में आपका एक्स स्क्वायर बराबर में 7 है, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है, तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। तो दोनों को एक्स के सापेक्ष अवकलज जब करते हैं तो एक हो जाएगा a इंटू dy/dx, ठीक है, प्लस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों को एक्स के सापेक्ष समीकरण 1 तथा 2 का अवकलन करते हैं तो इस प्रकार से आता है। तो dy/dx यहाँ दोस्तों, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -2 बाई, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कूद गया, ये जो है ये वाला कूद गया यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर x का वैल्यू आपका dy/dx के लिए यहाँ पे 1 है, आपका एक निर्देशांक से बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो -2/a आएगा, ठीक है, -2/a आएगा, ठीक है, -2/a आएगा। फिर इसको क्या करेंगे तो 3x², दूसरा के लिए हम लोग 3x² किए थे, तो dy/dx, ठीक है, दूसरा समीकरण से था, दूसरे समीकरण से पहला के लिए आपका -2/a आया, दूसरा के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे dy/dx 1 से 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 जो हो जाएगा -2/a के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, माइनस, यहाँ पे आपका लास्ट में जो आंसर आ जाएगा a = 6 हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा समीकरण में हल करने में दिक्कत हो रही, कोई नहीं, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर सी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे विभेदी समीकरण x - dy - y dx बराबर q का हल निरूपित करता है। हल कैसा निरूपित करेगा, तो दोस्तों सबसे पहले इसको निकालते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे x × dy बराबर हो जाएगा y × dx, तो dy/y
आपका dx अपॉन x, ठीक है ना। तो log x प्लस log y लिख सकते हैं, बराबर में आ जाएगा log x, ठीक है। तो log यहाँ पे आ जाएगा आपका log एक्स वाई बराबर हो जाएगा। ओहो दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर log c नहीं यहाँ पे रखना है। तो log c x बराबर log y यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। log y हो जाएगा, log से log कटे तो y बराबर सी एक्स, ठीक है। y बराबर सी एक्स। तो दोस्तों इस प्रकार का समीकरण जो होता है मूल बिंदु से जाने वाला होता है, ठीक है ना। यहाँ से जाने वाला मूल बिंदु से, इससे पार होता है इस तरह से, ठीक है। मूल बिंदु से पार होने वाला होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सीधी रेखा जो मूल से गुजरे, आई थिंक ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों फिजिक्स की बात करते हैं, चलिए। फिजिक्स 25 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों प्रकाश तरंगों का चित्र सुस्पष्ट करने में असमर्थ है, तो कौन असमर्थ है दोस्तों? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एफ बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा एक बल एफ को दिया गया जहाँ टी समय तो ए और बी की बीमा है। तो दोस्तों आपको पता है आपका ए की बीमा क्या हो जाएगी, आपका एफ अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स का क्या होता है सूत्र, फोर्स का बल का क्या होता है, बल का होता है बीमा एम एल टी के पावर -2 अपॉन में टी हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे प्लस का 1 है और ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो एम एल टी के पावर -3 आपका ए का वैल्यू हो गया, ठीक है, ए का वैल्यू है। तो अब बोल रहा है बी टी स्क्वायर, क्या बोल रहा है, बी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी टी स्क्वायर के लिए आपका फोर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप वो करेंगे बी बराबर एफ बट्टा टी स्क्वायर कर सकते हैं जी। तो एफ के लिए फोर्स हो गया एम एल टी के पावर -2 और यहाँ पे टी स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे एम एल टी के पावर -4, तो एक का है आपका एम एल टी का पावर -3 और एक का एम एल टी के पावर -4, ठीक है। तो 2 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। एक पिंड विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, 5 सेकंड तक गति कर 25 मीटर तक विस्थापित हो जाता है और ये पिंड एक समान त्वरण ए से गति करता है। तो एक समान त्वरण ए है, कौन सा है? तो दोस्तों आपका यू का वैल्यू 0 दिया है, आपका टी 5 सेकेंड दिया है, ठीक है ना, 5 सेकेंड दिया है, और आपका इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 25 मीटर, ठीक है। सॉरी इसका क्या स्पीड है, स्पीड है, ठीक है। तो गति का समीकरण क्या होता है आपका, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका यू का वैल्यू 0 हो गया, तो टोटल के लिए 0 हो गया, तो हाफ हो गया आपका इंटू ए हो गया, ऐसे लेसन पता नहीं है, टी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 25, तो 25/2 आपका गति हो गया, यानी 12.5, ठीक है ना। इसका स्पीड हो गया 12.5 नहीं हुआ, यहाँ पे स्पीड पहले से आपका 25 दिया है, तो 1/2, सॉरी जल्दी में गलती हो जाए, तो 25/2 की इक्वल होगा, इंटू में आपका ए होगा, तो 25 से 25 कटा, तो ये बराबर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ए बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। वेरी अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा था। तब यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक कण का पथ समीकरण y बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ए और बी नियतांक का समय टी पर विस्थापन होता है, तो किसी क्षण विशेष में इसका वेग दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ पे दिया हुआ है कण का पथ, आपके एक समीकरण को सबसे पहले देखते हैं, y बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसका आपका v बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt, ठीक है, dy/dt हो जाएगा। तो a प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करते दोनों बगल में, तो v मत मानिए, आप ऐसे ही बराबर दोनों पक्ष में कर सकते हैं। तो a प्लस हो जाएगा a प्लस बी टी स्क्वायर 2bt, ठीक है। तो v बराबर a प्लस 2bt, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
एक निकाय किसी खुरदरे आनत समतल पर फिसलते हुए 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो घर्षण गुणांक 0.274 त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक जो प्रश्न बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो एक लाइक कीजिए दोस्तों और एक कमेंट कीजिए, ठीक है, कि झकास क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका फिगर किस प्रकार से होना चाहिए, तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आपका फिगर होगा। 30 डिग्री के साथ यहाँ पे कोण बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक कोई वस्तु है, ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट है खुरदला तल है, ठीक है। तो इसके लिए त्वरण जो होता है ये बराबर g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों बोल रहा है कि निकाय किसी खुरदरे आनत समतल तल पर फिसलते हुए 36 से 30 डिग्री का, यानी ये जो वस्तु है फिसल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला आता है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो आप नीचे की तरफ आ रहे तो इसके लिए ये आपका निकालते हैं। तो दोस्तों आपका निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों g इंटू साइन 30 का मान होता है 0.5 यानी 1/2 0.25 यहाँ पे कॉस 30 0.25 यहाँ पे मान लिया आपका 0.26 के लिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। और यहाँ पे कॉस 30 का √3/2 तो ये बराबर हो जाएगा g इंटू, इसको आप कट्टा पिटी करते हैं तो आपका g का वैल्यू जो होता है दोस्तों यहाँ पे g का वैल्यू जो होता है दोस्तों यहाँ पे 9.8 न्यूटन होता है जी, ठीक है ना। 9.8 में आपको गुना करना है, या यहाँ काटापिटी जो करेंगे तो 0.283 आया, इसमें गुना जब करेंगे तो 2.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जब किसी कण के रैखिक संवेग में 1% की वृद्धि की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा x% बढ़ा दी जाती है। तो उपयुक्त कण की गतिज ऊर्जा 300% तक बढ़ाई जाती है तो इसका एक रैखिक संवेग y तक बढ़ा दिया जाता है, y का x का अनुपात है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आपका इसको इस प्रकार से करेंगे 1% आपका p का है, ठीक है, ऑफ p इस प्रकार से कर देंगे। तो आपको सॉल्व करना है इसको p प्लस 1/100p, ठीक है, इस प्रकार से करिए। एक फॉर्म में आ गया तो इसको 101p/100 लिख सकते हैं ना जी, ठीक है, 101p/100 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m होता है, ठीक है। तो k जो होता है आपका प्रोपोर्शनली होता है p² के, ठीक है, यानी इसका जितना गुना बढ़ेगा उसका इतना भी बढ़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ता है उतना p का वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। तो आपका k के लिए आपका k1/k2 कर सकते हैं बराबर में p1/p2, ठीक है, प्रोपोर्शनली है इसलिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका k1 जो दिया हुआ है नहीं पता है, ठीक है, और k2 भी नहीं पता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से करेंगे तो p का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको पलटेंगे, इसको पलटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे k1/k2 जो हो जाएगा आपका 100/101, ठीक है, और यहाँ पे 100/101 में और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तब k2 का वैल्यू जो होगा k इंटू 101 का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी एक बार पलटेंगे 101 का स्क्वायर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहे हैं। तो k2 का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1.01 इंटू k, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे k2 का वैल्यू 1.01, इसका स्क्वायर भी करना था तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर किए थे तो इसलिए x का मान जो होगा तो k2 बराबर हो जाएगा k प्लस 0.02k बराबर, तो k प्लस k का 2% कितना हो जाएगा, k प्लस k का 2% कितना हो जाएगा, k प्लस k का 2% आपको ज्ञात करना है। तो आपका जो अंत में जो आंसर निकल के आएगा आपका k2 के लिए k1 प्लस k1 का 300%, ठीक है। तो जब दोस्तों x का मान 2% बढ़ता है तो दोस्तों यहाँ पर आपका गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ जाती है, ठीक है ना।
300% बढ़ जाते हैं। अंततः आपको करना क्या है, देखिए शुद्ध कर लीजिएगा। तो आपका 50% आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा में है आपका, जहाँ दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। If a body is rotating about an axis passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along its। यदि निकाय एक अक्ष के चारों ओर घूर्णन करते हैं और यह अक्ष निकाय के द्रव्यमान के केंद्र से होकर गुजर है, तो कोणीय समय की दिशा इनमें से किस ओर होगी। तो दोस्तों बता दें, आपका जो आंसर होना चाहिए इसका, आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर घूर्णन अक्ष की ओर। ठीक है, पृथ्वी के एक उपग्रह का परिक्रमण काल 5 घंटे, यदि पृथ्वी और उपयुक्त उपग्रह के बीच की दूरी इसके प्रारंभिक मान से 4 गुने बढ़ाई जाती है, तो इस स्थिति में नया परिक्रमण काल क्या होगा। नया परिक्रमण काल की बात बोल रहे हैं ना जी। तो नया परिक्रमण काल आपका किस प्रकार से होना चाहिए। तो दोस्तों बता दें, आपका यहाँ पे T1 आपका 5 आवर दिया है। ठीक है ना, और आपका R1 आपका क्या दिया है, आपका R1। सबसे पहले समझ लेते हैं आपका सरल लोलक की बात बोला है ना, सरल लोलक नहीं, इसमें एक उपग्रह का परिक्रमण का 5 घंटे है, यदि पृथ्वी के उपयुक्त उपग्रह के बीच की दूरी उसके प्रारंभिक मान से 4 गुनी बढ़ाई दी जाती है। तो ठीक है, आपको पता है कि T1/T2 है। ठीक है, और R1/R2 आपका केपलर का तृतीय नियम आपको याद है ना जी, T² होता है R³ के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो याद रखना है, केपलर का थर्ड लॉ है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से, समझते हैं पहले। T1 का स्क्वायर/T2, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, T2 इतना यहाँ पे आएगा, स्क्वायर आएगा। आपका R1 कितना दिया है आपको पता नहीं, 4 गुना है नीचे में, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको करेंगे तो 5 25 और T2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में अगर R के क्यूब और 4 का क्यूब क्या, तो 64R³। ठीक है, 64R³। ठीक है, तो R³ से R³ कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/64 क्या हो जाएगा, 1/64। तो T2 का स्क्वायर बराबर 25 गुने 64, और ये आ जाएगा आपका, अगर यहाँ पे रूट हटेगा तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो 25 गुने 64, 55 25 5 40, तो 40 घंटे विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, 40 घंटे, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हुक का नियम निम्न में से क्या निर्धारित करते हैं। तो हुक का नियम आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर हुक का नियम आपका प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करता है। हुक का नियम क्या होता है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल तथा सदैव विकृति का अनुपात, यानी जो प्रतिबल होता है विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है भाई साहब, विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। और तो प्रतिबल बराबर आपको एक कांस्टेंट यहाँ ई के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पे गुणे में विकृति हो जाएगा। ठीक है ना, तो ई जो है आपका प्रत्यास्थता गुणांक, और इसी के क्या होता है, इसी पे हुक का नियम कार्य करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा आंसर सही। ठीक है, तो प्रत्यास्थता सीमा नहीं होगा, आपका प्रत्यास्थता गुणांक होगा। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इनमें से गलत कथन चुनिए। तो दोस्तों किसी तरल की छोटी बूंद पृष्ठ तनाव कारण गोलाकार होती है। ठीक है, तो बात सही है, बिल्कुल सही है। तेल बत्ती से किसी कतों के कारण ऊपर तक आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक स्ट्रा से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए किसी कतों की घटना के कारण संभव होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे किसी कतों काम नहीं करती है। तो दोस्तों आपका सी आपका कौन सा गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गर्म पानी से भरी बाल्टी एक कमरे में रखा गया, T1 मिनट में 75 से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है। इस प्रकार
T2 मिनट 70 से 65 डिग्री हो जाता है, तो T3 65 से 60 डिग्री ठंडा होता है। इस स्थिति में क्या होता है, तो न्यूटन का शीतलन नियम आपको पता है, θ1 माइनस θ2 बट्टा टी, ठीक है ना। तो एक के यहाँ कांस्टेंट के रूप में करेंगे, θ1 बट्टा θ2 टू माइनस का θ0 हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना जी। वो करेंगे तो आपका T1 जो होगा T2 से छोटा होना होगा, ठीक है, और T3 से भी छोटा होगा। तो इसका जो आंसर आपका निकल के आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इंजन की दक्षता 1/6 है जब सिंक का तापमान 62 डिग्री घटाया जाता है, ठीक है ना। कितना डिग्री, 62 डिग्री घटाया जाता है, तो उसकी दक्षता दुगुनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान तो आपका करेंगे कैसे, आपका 1/6 कर देंगे यहाँ पर, 1 माइनस T2/T1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, T2/T1 करेंगे तो 1 माइनस 1/6, तो 5/6 आपका हो जाएगा T2/T1 का अनुपात, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेज में देखेंगे तो 1/3 बराबर 1 माइनस T2 में से 335 को माइनस करेंगे तो 335 कहाँ से आया, तो केल्विन में आया, 62 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया है, ठीक है ना। यहाँ पे T1 कर देंगे, सॉरी T1 कर देंगे यहाँ पर। देखिए आप समझ रहे होंगे आसानी से, इस प्रश्न को इजीली तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली 1/3 तो T2/T1 प्लस में 335/T1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और फाइनली दोस्तों हमारा जो काट कूट के आंसर आएगा आपका 1737 डिग्री, सॉरी आपका सबसे पहले आपका केल्विन में 2010 केल्विन आपका आएगा, क्या चीज़, इसको आप सेल्सियस में चेंज कर लीजिएगा, 1737 से सेल्सियस डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन इसमें तो है ही नहीं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है, डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी पर 2 घड़ियाँ जिनमें से एक पेंडुलम और दूसरी स्प्रिंग से चलती है। यदि दोनों घड़ियों को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वहाँ की कौन सी घड़ी समयावधि वही रहेगी जैसे कि पृथ्वी पर थी। दोस्तों बता दें, इसका जो आंसर होगा स्प्रिंग घड़ी होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा कम हो जाता है, बात सही है, जितना ऊपर जाएंगे उतना उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, ठीक है। तो दोलन घड़ी का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, जबकि स्प्रिंग घड़ी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसलिए जो होता है दोस्तों, यहाँ पे चंद्रमा पर जाने से हम लोग का स्प्रिंग घड़ी का आवर्तकाल परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन स्प्रिंग घड़ी का आवर्तकाल क्या रहता है, समान रहता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए इज राइट। एक प्रेक्षक का एक स्थिर स्रोत की ओर गति कर रहा है, यदि स्रोत की आवृत्ति 250 हर्ट्ज है, प्रेक्षक का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रेक्षक की आभासी आवृत्ति क्या होगी। एन का वैल्यू आपका दिया 250 हर्ट्ज, ठीक है, आपका बी का वैल्यू दिया 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और आपका वेग कितना है, 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आभासी आवृत्ति क्या सूत्र होता है, एन डैश बराबर एन इंटू भी प्लस V0 अपन में आया आपका, अपन में आपका भी, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखिए पुटअप करने के बाद आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा है 280 हर्ट्ज, जो कि आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा एक सायरन 5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। एक चलती हुई ट्रेन ए में बैठा एक यात्री 5.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ट्रेन ए सायरन की ओर गति कर रही है, एक अन्य ट्रेन बी में यात्री अपनी वापसी की यात्रा के दौरान 6 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रेन बी भी सायरन की दिशा में गति करे, तो ट्रेन बी के वेग का ट्रेन ए के वेग से अनुपात क्या होगा। दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों आपका एन जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा एक सायरन 5 किलो हर्ट्ज का है, तो इसके लिए 5000, इसको एन जो कंपन हो जाएगा आपका 5000 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, किलो हर्ट्ज, ठीक है। और आपका एन डैश यानी आभासी कितना है 5.5
किलो हर्ट्ज, तो इसको चेंज करेंगे तो 5500 किलो हर्ट्ज आपका इसका आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। तो आभासी आवृत्ति क्या होती है, एन डैश बराबर एन इंटू वी प्लस वी जीरो अपन में वी। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 5500 बराबर 5000 गुने में 330 प्लस का वी जीरो अपॉन में आपका आ जाएगा 330, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो लास्ट में कट्टा पेटी करके जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे मित्रों, आपका 66 मीटर प्रति सेकंड वी डैश आएगा, ठीक है। तो इसके लिए 66/33 लास्ट में जो आएगा तो आपका 2:1 के रूप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसकी वजह से, ठीक है ना। थोड़ा सा आप खुद से इसको कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 6 म्यूएफ और 4 म्यूएफ क्षमता के संधारित्र को एक श्रेणी में 120 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो 4 म्यूएफ संधारित्र के बीच स्थिति अंतर क्या है। जो छोटा प्रश्न है उसको दोस्तों जल्दी बता दिया जाएगा, अन्यथा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लग जा रहा है हम लोग को सॉल्व करने में। आप लोग को सिर्फ आंसर पता होना चाहिए क्या होगा इसका, और आप सॉल्व जाके वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से सॉल्व इसको करना है। अगर आपके पास अरिहंत का, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अरिहंत का सेक्शन 2 का बुक है, ठीक है, सेक्शन 2 का बुक है, तो आप वहाँ से जाके, जी हाँ दोस्तों, आप वहाँ से जाके आप फर्स्ट पेज यदि खोलते हैं तो उसमें फर्स्ट पेज में आपका पहला जो मॉक दिया हुआ है वही आपका, जी हाँ दोस्तों, वही आपका ऑफिशियल मॉक है, ठीक है, और वहीं से आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है आपके ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ठीक है, जो ICG की ऑफिशियल साइट पे है वही अरिहंत के बुक में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों छोटे प्रश्न को इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी सॉल्व करेंगे और हम लोग अपना मॉक को पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है क्या बोल रहा है, 6 म्यूएफ और 4 म्यूएफ, ठीक है ना। यहाँ पे एक V का सूत्र होता है, V बराबर Q/C डैश C1 और Q/C2 कर सकते हैं ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 120 आपका वोल्टेज दिया है, ठीक है, और Q कॉमन निकालेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा ना जी, ठीक है। तो 120 आपका Q इस प्रकार से होगा, तो 10 के पावर 6 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 120 गुने 10 के पावर -6 यानी 10 कॉमन निकाले, यहाँ पे आया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Q, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे Q हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। फिर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 120 गुने 10 के पावर -6 इंटू में होगा 6 चौके 24 से, तो 12 यहाँ पर लघुत्तम हुआ, तब तो 2 प्लस में यहाँ 3, ठीक है ना। तो 120 गुने 10 के पावर -6 Q इंटू 5/12, तो लास्ट में जो आपका आंसर दोस्तों आएगा आपका 4 6 10/24, ठीक है ना, 10/24। तो 120 गुने 10 के पावर -6, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपका 10 ऊपर में और 24 नीचे, और यहाँ Q का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जो आपका आंसर आएगा दोस्तों बता दें, 24 25 120 10 के पावर -14 और 10 से एक और जुड़ा तो 5 गुने 10 के पावर, और लास्ट में जो दोस्तों आपका कटने के बाद आंसर जो आएगा दोस्तों यहाँ पे 72 वोल्ट आएगा, ठीक है। 72 वोल्ट आप जाके कट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको बता दिए, 72 वोल्ट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m आवेश Q है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए, Q है जो एक वृत्तीय पतार में घूर्णन करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, तो कण द्वारा एक परिक्रमण में लिया गया समय होगा, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला जो होता है T = 2πm अपॉन में QB होता है, क्या होता है, अपॉन में QB होता है। इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन B विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक लघु दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का बल अक्षीय रेखा
की ओर r दूरी पर b है तो विषुवतीय रेखा समान रूप से इसका मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है b इज इक्वल टू म्यू जीरो टू m अपॉन में क्या हो जाता है 4πr क्यूब। ठीक है, तो b डैश आपका निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है म्यू जीरो अपॉन 4π इंटू m बटा r क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ पे b डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका b बटा दूर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल का फेज का अंतर n/2 है, तो इनमें से कौन सा परिपथ का भाग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बता दें इसका जो आंसर होना चाहिए आपका प्रेरक संधारित्र तथा एलसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एसी तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर जो होता है π/2 होता है। ठीक है ना, इसके लिए आपका आंसर इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो π/2 विल बी राइट आंसर। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है जो एक वस्तु का n गुना आकार का प्रतिबिंब बनाती है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वस्तु की दूरी कितनी है। तो वस्तु की दूरी आसानी से ज्ञात करेंगे, आपका v/u होता है। ठीक है, इसका आवर्धन जो होता है v/u यानी I/o होता है। ठीक है ना, I/o होता है, तो इसको कर रहा है तो v/u जो होगा दोस्तों आपका n/1 होगा। ठीक है, यानी v का वैल्यू n के समान होगा और u का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो v बराबर हम लोग nu लिख सकते हैं ना, तो आपका फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो 1/f प्लस दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, तो वहाँ पे v का वैल्यू 1/nu रख देंगे, प्लस में आपका u आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस में आपका u आ जाएगा, तो 1/f आपका आ जाएगा nu यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ठीक है, तो 1 + n यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f का वैल्यू जो होगा n + 1 इंटू एफ अपॉन में आपका n आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन घूर्णन संकल्पना धारणा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। ऐसे प्रश्न को आसानी से करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चक्रण की अवधारणा वॉलेनबेक तथा गॉड स्मिथ द्वारा बताई गई थी, जो कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाभिकीय बल के युकामा सिद्धांत के अनुसार न्यूक्लियन के बीच नाभिकीय बल की उत्पत्ति का विनिमय किसके साथ होता है। तो दोस्तों बता दें आपको, नाभिकीय बल के युकामा सिद्धांत के अनुसार मेसोन कणों की अदला बदली के कारण नाभिकीय बलों की उत्पत्ति होती है, जो कि आपका ऑप्शन है मेसोन हुआ है। यहाँ पे मेजोन नहीं होगा, मेसोन होगा। ठीक है, मेसोन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक और चालक में अवश्य युक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता प्राप्त करने के लिए कौन सी अशुद्धता का मिश्रण करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों पंच संयोजक अपद्रव्य मिलाकर बनाए गए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इसके लिए इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं आपका आकाशीय संप्रेषण में ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो आकाशीय संचरण में आपका इनके अवमंदित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अध्यारोपण द्वारा, ठीक है, अध्यारोपण द्वारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस बार आने के चांसेस है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मतलब कूलम गुने मीटर होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों हमारा मॉक कंप्लीट होता हुआ, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ एक कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसा था। ठीक है, और थोड़ा सा दोस्तों एक्सप्लेनेशन में जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको आगे सुधारने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आप जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं, नहीं आपके कितने क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ पे आपको 50 प्रश्न करवाए गए हैं, तो 50 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जितने भी 60 प्रश्न आपको सेक्शन 1 के लिए कराया गया है उसको भी आप कर लीजिएगा। 110 मार्क्स के है प्रश्न, इसमें से ऑफिशियल मॉक में से आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसको करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।